Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 6th of April 2022. तो गाइज आज है तारीख 6 अप्रैल 2022 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, काफ़ी बार होता है कि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आप लोगों को टाइम टू टाइम वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं, साथ ही साथ आप लोग को इंपॉर्टेंट अपडेट्स और करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ में मिल जाता है। आप देख पाओगे काफ़ी सारे लोग डेली बेसिस पर इस करंट अफेयर के पीडीएफ को यहाँ से डाउनलोड करते हैं। उसके बाद जो डेली मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है वो भी आप लोग को यहाँ पर होती हुई नजर आएगी, तो आप लोगों को ये काफ़ी हेल्प करेगा, तो जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हो। देन उसके बाद बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है सतमाला हिल्स को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया, जो नवा शेड्यूल है इसको हमारे भारतीय संविधान के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था कौन से प्राइम मिनिस्टर के अंडर में? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी या फिर ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां से जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज इसका आंसर अभी भी नहीं मिलता है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में मैं इसका करेक्ट आंसर डिस्कस करूँगा। साथ ही साथ 9th शेड्यूल के बारे में भी आज हमें चर्चा करनी है, वहाँ पर भी आपको मैं बता दूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 के ऊपर मेंशन्ड है। इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 2 पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे क्या बात की गई है, यहाँ पे बात की गई है मुल्ला पेरियार डैम के बारे में। देखो डैम डिस्प्यूट अलग है और उसी डैम डिस्प्यूट के अंदर एक छोटा सा अपडेट आया है। हुआ क्या है आपको पता होगा, तमिलनाडु और केरला के बीच में एक डैम है मुल्ला पेरियार डैम, जिसको लेकर काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर विवाद वाली बात तो कवर नहीं की गई है। यहाँ पे बात ये की गई है कि अगर हम लोग देखें तो जो मुल्ला पेरियार डैम है इसको अभी तक के लिए जो मुल्ला पेरियार डैम सुपरवाइजरी कमेटी है उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा अगर हम लोग देखें इंडिया के अंदर बहुत पुराने डैम्स हैं, बहुत सारे डैम ऐसे हैं जो कि 100 साल पुराने हैं, बहुत सारे डैम ऐसे हैं जो कि 50 साल पुराने हैं। इसका डेटा जो है अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो उस डैम को देखने के लिए यहाँ पर कमेटी बनाई गई है और इसके लिए आपको पता होगा पिछले साल डैम सेफ्टी बिल को लाया गया था। ठीक है, जो कि डैम्स को अच्छे से मॉनिटर करेगा, रेगुलेट करेगा और अलग अलग लेवल पर कमिटीज़ को बनाएगा। तो यहाँ पर यही बोला गया कि जब तक नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी नहीं बन जाती है, मतलब हमारे कंट्री के लेवल पर डैम की सेफ्टी के लिए जो ये अथॉरिटी है ये नहीं बन जाती है, तब तक मुल्ला पेरियार वाला जो डैम है वो सब यहाँ पर देखा जाएगा मुल्ला पेरियार डैम सुपरवाइजरी कमेटी के थ्रू। ये बस यहाँ पर बताया गया है। तो जब हमारे पास नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी आ जाएगी उसके बाद से हम लोग ये जो जितनी भी मुद्दा है जो ये सुपरवाइजरी कमेटी देख रही होगी मुल्ला पेरियार डैम को, वो सारी चीज़ें यहाँ पे उस कमेटी को डिसॉल्व कर दिया जाएगा और फिर सारी चीज़ें जो हैं नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के हाथ में आ जाएगी। ठीक है, जब ये पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएगी तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। लेकिन इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए हमें क्या करना होगा, इस बिल को समझना होगा जो कि बिल को लाया गया था। तो इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 3-2 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कह सकते हो। अगर हम लोग बात करें जो बिल आया था इसके फीचर्स क्या थे, इसके फीचर्स यही थे कि भाई जो डैम है आज के टाइम पर इंडिया के अंदर इसकी कंडीशन बहुत बुरी है। पहले मैं आप लोग को वो बताता हूँ। अगर हम लोग बात करें तो डैम को देखते हुए भारत के अंदर काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। इंडिया आज के टाइम पर 3rd लार्जेस्ट डैम ओनिंग कंट्री है, मतलब कि आपको इंडिया देखने को मिलेगा एक ऐसे तीसरे स्तर पर है जहां पर सबसे ज़्यादा डैम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। लगभग 5745 रेजर्वॉयर्स आपको हमारे देश के अंदर देखने को मिलेंगे, जिसमें से 293 तो 100 साल पुराने हैं। तो अपने आप में ये सबसे बड़ा चैलेंज हुआ। 293 डैम आपको 100 साल पुराने देखने को मिलेंगे और लगभग 25% जो डैम्स हैं हमारे उनकी उम्र 50 से 100 साल है और 80% जो डैम्स हैं जितने भी वो उनकी उम्र लगभग यहाँ पर आप कह सकते हो 25 साल है। तो मतलब इतने पुराने डैम्स हो चुके हैं और इन्हीं कंसर्न की वजह से लगभग जो 40 डैम है वो कोलैप्स हो चुके हैं जब से भारत आज़ाद हुआ है। तो भारत के आज़ाद होने के बाद में अगर हम लोग बात करें तो 40 डैम यहाँ पर एक तरीके से
ये यहाँ पर टूट चुके हैं। एक सबसे बड़ा डिज़ास्टर क्रिएट हुआ था गुजरात के अंदर 1979 के अंदर, और इसी डैम टूटने की वजह से काफ़ी सारे लोगों को, इनफैक्ट हज़ारों लोगों को यहाँ पर अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिली है। तो नंबर ऑफ़ चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं डैम सेफ्टी के लिए। तो इसी डैम सेफ्टी के लिए यहाँ पर इस बिल को लाया गया था कि भाई यहाँ पर यह जो बिल है ये क्या करेगा, इन डैम की सेफ्टी के ऊपर ध्यान रखेगा, इनको मॉनिटर करेगा। तो इसके अंदर क्या क्या बोला गया, हमारे पास एक नेशनल कमेटी होगी डैम सेफ्टी को लेकर। ये जो नेशनल कमेटी होगी ना, इसको बनाया जाएगा और इसको चेयर किया जाएगा सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरपर्सन के थ्रू। उसके साथ साथ बताया गया ये जो कमेटी है इसका मेजर काम क्या होगा, इसका मेजर काम होगा कि जो पॉलिसीज़ हो गई, रेगुलेशंस हो गए, इनको लेकर आना रिगार्डिंग डैम सेफ्टी के ऊपर ध्यान रखना, और डैम फेल ना मार जाए, डैम को फेल मारने से यहाँ पर बचाना। उसके साथ साथ यहाँ पर जो मेजर डैम फेलियर्स हैं उनको एनालाइज करना और फिर उनके अंदर बदलाव करने का काम करेगा। उसी प्रकार से दूसरी बॉडी आपको नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर बोला गया इस बिल के अंदर कि हाँ, ये जो अथॉरिटी है ये भी आएगी, और ये जो अथॉरिटी है इसको हेड किया जाएगा एक ऑफिसर के थ्रू, और वो जो ऑफिसर होगा वो यहाँ पर एक तरीके से एक एडिशनल सेक्रेटरी की रैंक तक का ऑफिसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो एक यहाँ पर हाई ऑफिसर होगा जिसको अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, जो कि ये सारे के सारे डैम सेफ्टी को लेकर काम करने वाला है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी होगी, इसका मेन टास्क क्या होगा, इसका मेजर काम होगा कि भाई पॉलिसीज़ को अगेन इम्प्लीमेंट करना, प्लस जो भी विवाद हैं स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, तो उन विवादों को ख़त्म करने का ये काम करेगा, ऐसा यहाँ पे बताया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर बोला गया ये जो SDSO होंगे, इनका काम होगा क्या करना, डैम के ऊपर निगरानी रखना, उनको इंस्पेक्ट करना, उनको अच्छे से देखना, मॉनिटर करना, और डैम को मेंटेन करने का काम भी यहाँ पर ये स्टेट वाली ऑर्गेनाइजेशंस करेंगी। तो मतलब नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर अलग अलग यहाँ पर कमिटीज़, ऑर्गेनाइजेशंस, अथॉरिटीज़ को यहाँ पर बनाया जा रहा है ताकि हम डैम के ऊपर ध्यान रख सकें। तो ये जो नेशनल लेवल वाली है जब तक तैयार होगी, अभी बोला गया अभी तैयार नहीं है, तो ये जो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी है जब तक ये तैयार होगी तब तक यहाँ पर ये जो मुल्ला पेरियार डैम वाला मुद्दा है ना, ये उसकी सुपरवाइजरी कमेटी के पास ही रहेगा। जब हमारे पास ये बॉडी आ जाएगी तो ये जो मुद्दा है ये सुपरवाइजरी कमेटी के पास से हटा देंगे और ये सारा मुद्दा हमारी नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी देखा करेगा। ये यहाँ पर छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। बाकी डैम की सिचुएशन क्या है इंडिया के अंदर वो बताया गया था, वो मैंने आप लोगों को सिंपल से शब्दों में बता दिया है। क्लियर हुआ? आई होप आपको एक एक बात इस आर्टिकल की काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुकी है। क्लियर हो चुकी है तो फटाफट वीडियो पर जो लाइक का बटन है उसको दबा देना। हमने अपना टारगेट हमेशा की तरह वो 5K प्लस लाइक्स का रख रखा है, तो आज भी आप लोग को इसको अचीव करवाना है। आज के जो एडिटोरियल्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्कशन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। आपने आज का थंबनेल देखा होगा, थंबनेल में मैंने बता रखा है कि हाँ, इंडिया ने काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स को बैन किया है, तो आप देख पाओगे वो इस वाले न्यूज़ के ऊपर थंबनेल को बनाया गया है। तो INB जो मिनिस्ट्री हमारी, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इन्होंने यहाँ पर लगभग 22 यूट्यूब चैनल्स को, जो न्यूज़ चैनल्स थे उनको ब्लॉक किया है, जिसमें से 4 चैनल पाकिस्तानी हैं। अब ये चैनल कर क्या रहे थे जिसकी वजह से इनको ब्लॉक किया गया, तो ये लोग फेक न्यूज़ फैला रहे थे। ठीक है, फेक न्यूज़ थी, और वो फेक न्यूज़ यहाँ पर कोविड-19 को लेकर थी, रशिया यूक्रेन के विवाद को लेकर थी। ठीक है, बहुत सारी फेक न्यूज़ थी, और यहाँ पे बताया गया कहीं ना कहीं ये, और इसके अंदर एंटी इंडिया न्यूज़ भी आपको देखने को मिलेंगी, और इसी सब चीज़ों की वजह से यहाँ पर इसको बैन किया गया। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इन चैनल्स की जो व्यूअरशिप थी वो करोड़ों में थी, करोड़ों में व्यूअरशिप देखने को मिल रही थी, लोग यहाँ पर इनको वॉच कर रहे थे। इसी वजह से यहाँ पर इस फेक न्यूज़ को स्प्रेड होने से रोकने से, यहाँ पर मतलब एक तरीके से उसको स्प्रेड होने से रोका गया है। यहाँ पर जो चैनल है यहाँ पे बताया गया लगभग 262 करोड़, मतलब आप कह सकते हो कि 262 करोड़ की व्यूअरशिप्स यहाँ पर देखने को मिल रही थी, जिनको अभी बैन किया गया है। और इन चैनल्स के कुछ ट्विटर अकाउंट्स थे और फेसबुक पेजेस थे, उनको भी अभी बैन कर दिया गया इंडिया के अंदर। तो ये चैनल्स यहाँ पर नहीं चल पा रहे हैं जो पाकिस्तानी चैनल्स हैं। बाकी कुछ इंडियन चैनल्स हैं उनको भी यहाँ पर बैन किया गया, क्योंकि फेक न्यूज़ काफ़ी अल्टीमेट लेवल पर चल रही थी। जिसके अंदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल है वो है हकीकत TV। ठीक है, जिसको लेकर काफ़ी चर्चा भी हो रही थी कल की, हकीकत TV को भी यहाँ पर बैन कर दिया है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। और ऐसा पहली बार नहीं किया है, आपको पता होगा इससे पहले भी हम लोग काफ़ी सारे चैनल्स को बैन कर चुके हैं, पिछले साल भी बैन किया था। ठीक है, पहले लगभग 56 यूट्यूब चैनल्स जो कि लगातार यहाँ पे पाकिस्तान की साइड से थे, उन सभी को बैन कर दिया था। तो ये भी आप लोग यहाँ पर ज़रूर ध्यान रख सकते हो। तो इंडिया ने अपनी सॉवरेनिटी के, अपनी सिक्योरिटी को देखते हुए इन चैनल्स को बैन किया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपने थंबनेल तो देखा ही होगा, इनफैक्ट यहाँ पर आप ये देख पाओगे ये चैनल्स हैं वो,
ये चैनल्स है जो कि फेक फैला रहे हैं यहाँ पर 5 घंटे में परमाणु युद्ध होने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख पाओगे इस प्रकार से बहुत सारे यहाँ पर ऐसे फेक थंबनेल्स बने हुए थे और ऐसी ऐसी न्यूज़ भी वहाँ पे कवर की गई हैं। और मतलब आपने लोगों ने देखा भी होगा, काफ़ी बार रिकमेंडेशन में आ जाता है जब इतनी सारी यहाँ पर व्यूअरशिप हो जाती है, तो काफ़ी बार आप लोगों ने देखा होगा हाँ ऐसा हो रहा था और ऐसे बहुत सारे चैनल्स चल रहे थे। चलो आगे बढ़ते हैं। देन आते हैं अगले आर्टिकल पर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जीएस पेपर 2 पॉलिटी से, इसको डायरेक्टली आप लोग रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे बात की गई है ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, और आपको पता होगा ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये भारत रशिया ने साथ में मिलकर डेवलप किया है। इस मिसाइल को हम लोग अलग अलग कंट्रीज़ को बेचना स्टार्ट कर चुके हैं और हमने फिलीपींस को सबसे पहली बार इस मिसाइल को बेचा है। तो ये जो ब्रह्मोस सेल है फिलीपींस की साइड में, ये यहाँ पर आप देख पाओगे एक बायलैटरल ट्रेड होता हुआ नज़र आया है, एक बायलैटरल डील हो चुकी है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास निकल कर आती है। जो ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये एक जॉइंट डेवलपमेंट है बिटवीन द इंडिया एंड रशिया, आपको पता होगा। और इंडिया आज के टाइम पर ये जो मिसाइल्स हैं इनको बेच रहा है अलग अलग कंट्रीज़ में। फिलीपींस ने यहाँ पर आप कह सकते हो इस मिसाइल को परचेज़ किया है, और यहाँ पे बोला गया कि इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में यहाँ पर बायलैटरल बेसिस पर ये ट्रेड हो रहा है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देने के बाद बताया गया जो ये फिलीपींस है इसने यहाँ पर क्लैरिफिकेशन वगैरह भी दे दिया था। आपको पता होगा रिसेंटली इंडिया की साइड से एक एक्सीडेंट देखने को मिला था, जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो यहाँ पर मिस्टेकनली पाकिस्तान के अंदर जाकर वहाँ पे एक तरीके से अटैक कर दिया था। तो मिस्टेकनली वो सारी चीज़ें हो गई थी, तो वो भी यहाँ पर फिलीपींस को इन सब चीज़ों के बारे में पता है, और फिलीपींस यहाँ पर बोलता है कि बिल्कुल वो थोड़ा सा यहाँ पर इशू था उसके अंदर। और वैसे कोई यहाँ पर ब्रह्मोस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस आर्टिकल में ये चीज़ें इनफ नहीं है, आपको 2-4 बातें अलग से पढ़नी होंगी। जैसे कि पहले हम लोग बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, आपको थोड़ा डिटेल से पता होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी ऑलरेडी ऐसे वेपन्स को लेकर क्वेश्चंस पूछ लेता है। कैसे पूछता है आगे मैं आपको बताऊँगा। ब्रह्मोस मिसाइल की बात करते हैं तो एक जॉइंट वेंचर है। जॉइंट वेंचर मतलब 2 कंट्रीज़ ने मिलकर इसको बनाया है। भारत का डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और रशिया का एनपीओएम, दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया। ब्रह्मोस का जो ये नाम है ब्रह्मोस, ये कैसे पड़ा, तो ये पड़ा है भारत की ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर और रशिया की मॉस्कवा नदी के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया ये 2 स्टेज आपको ये मिसाइल सिस्टम देखने को मिलेगा। एक सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन सिस्टम आपको पहले स्टेज में देखने को मिलेगा, दूसरा वाला आपको लिक्विड रामजेट देखने को मिलेगा। तो 2 स्टेज वाला ये मिसाइल बताया जाता है। उसके बाद इस मिसाइल की जो एक्यूरेसी है वो एक अल्टीमेट लेवल पर है, चाहे दिन हो चाहे रात हो चाहे कैसा भी वेदर कंडीशन हो, लेकिन यहाँ पर ये अपने जो भी एक तरीके से टारगेट है उस पर बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी से सटीकता से यहाँ पर हिट करता है, ठीक है। मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है। सबसे मेन बात ये भी है मतलब कि इसको हम लोग ज़मीन से, हवा से या फिर समुद्र के माध्यम से कहीं से भी यहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑपरेट करता है फायर एंड फॉरगेट के प्रिंसिपल के ऊपर। आपने छोड़ा उसके बाद यहाँ पर भूल जाओ, आगे का जो काम है वो सब ये कर लेगा। इसमें आगे कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती है, इतने अच्छी तरीके से इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में इसको बनाया गया है। जो ये ब्रह्मोस है ये एक वन ऑफ द फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल आपको ये देखने को मिलता है, जिसकी स्पीड यहाँ पर आपको मार्क 2.8 के आसपास की देखने को मिल जाएगी। मतलब कि जो साउंड की स्पीड है, जो ध्वनि की स्पीड है उससे भी ज़्यादा तेज़। क्लियर हुआ। अब मैंने इतना डिटेल में आपको ब्रह्मोस के बारे में क्यों बताया, क्योंकि यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं। देखो 2008 में एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन डिफेंस व्हाट इज ध्रुव, ठीक है। इंडियन डिफेंस के कॉन्टेक्स्ट में ध्रुव क्या है। ऑप्शन ए एयरक्राफ्ट कैरिंग वॉरशिप है, या फिर मिसाइल कैरिंग सबमरीन है, या फिर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, या फिर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, ठीक है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इस हेलीकॉप्टर को बनाया है, ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को। तो ये ऐसे पूछ लिया गया एक क्वेश्चन। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया 2008 में ही सेम क्वेश्चन पूछा गया था। पूछा यह गया कि हमने कौन से देश से बराक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को परचेज किया है, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है कि हमने ब्रह्मोस मिसाइल कौन से देश को अभी सबसे पहली बार बेचा है। सिंपल सी बात है, तो हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर से ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो कौन से देश से हमने बराक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को परचेज किया था, ये है यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका इजराइल, ठीक है। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको समझ गए होंगे। उसके बाद अभी हमने इस आर्टिकल में देखा इंडिया फिलीपींस के बीच में ये डील चल रहा है। तो इंडिया फिलीपींस के रिलेशंस को लेकर कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं, इनके रिलेशंस में कोई ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है कहीं पर भी, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, वो यहाँ पर आपको क्लियर होने चाहिए।
जैसे बात करते हैं इंडिया और फिलीपींस के जो रिलेशंस हैं वो फॉर्मली एस्टेब्लिश हुए थे 1949 के अंदर में, ठीक है। जब यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ को अपना इंडिपेंडेंस मिला था, फिलीपींस 1946 यानी 1946 में आज़ाद हुआ, इंडिया 1947 में यहाँ पर आज़ाद हुआ। उसके बाद यहाँ पर थोड़े टाइम में ही रिलेशंस इनके डेवलप हो गए थे, 1949 से रिलेशंस बनने चालू हो गए। इंडिया ने अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी को लॉन्च किया। आपको पता होगा मतलब कि देखो फिलीपींस जो है वो यहाँ पर आपको ईस्टर्न सेक्टर में देखने को मिलेगा, अगर यहाँ पर इंडिया है तो नीचे आपको फिलीपींस देखने को मिल जाता है। तो क्या है ना कि भारत ने अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी को दिया था, मतलब कि हम लोग ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में अपने रिलेशंस को, अपने कोऑपरेशंस को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, वो यहाँ पर फोकस में रखा गया था। तो उसके बेसिस पर फिलीपींस के साथ में जो रिलेशंस हैं हमारे वो रेगुलरली इंटेंसीफाई होते रहे। उसके साथ साथ बताया गया हम लोग एक्ट ईस्ट पॉलिसी लेकर आए 2014 में, इससे भी रिलेशनशिप जो है फिलीपींस के साथ में वो बढ़े। हमने ट्रेड और इंडस्ट्री के मामले में भी फिलीपींस के साथ में काम किया और भी बहुत सारे मेजरली यहाँ पर मतलब चीज़ों को लेकर व्यापार किया है। इंडिया का जो ट्रेड है ना फिलीपींस के साथ में वो एक पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस है, मतलब कि हम लोग फिलीपींस को एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जो इंडिया की कम्युनिटी आपको फिलीपींस के अंदर देखने को मिलेगी, उसके साथ साथ यहाँ पर और कोई ज़्यादा मेजर पॉइंट नहीं है। अगर हम लोग बात करें तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर एक डेस्टिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा फिलीपींस। तो मतलब कोई ज़्यादा मेजर पॉइंट्स नहीं, बस खाली स्टार्टिंग का याद रख सकते हो कब से यहाँ पर रिलेशनशिप्स एस्टेब्लिश हुए थे, बट अभी यहाँ पर कहाँ पर हम लोग स्टैंड कर चुके हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल की डील भी दोनों कंट्रीज़ के बीच में हो चुकी है। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक नीचे आर्टिकल देखने को मिलेगा, ये वाला। यहाँ पे बात की गई है कि इसरो टू सेंड ए टीम टू प्रोब ऑब्जेक्ट्स दैट फेल फ्रॉम स्काई। आपको पता होगा आज से एक दिन पहले, मतलब कि परसों की बात है, मेरे थंबनेल में यहाँ पर एक अलग से आर्टिकल पेस्ट किया था। 4 अप्रैल को मैंने यहाँ पे ये थंबनेल बनाया था कि महाराष्ट्र में एक रेयर लाइट यानी अनोखी रोशनी देखने को मिली थी, या ये मीटियोर है या कुछ और है, ये मैंने करके थंबनेल लगाया था, ठीक है। तो मैंने आपको काफ़ी सारे आर्टिकल्स दिखाए थे कि मतलब बहुत सारे आर्टिकल्स इसके ऊपर पब्लिश हुए हुए हैं, लेकिन द हिंदू ने इसके ऊपर कोई भी आर्टिकल ऐसा पब्लिश नहीं किया था। लेकिन होता क्या है, हम लोग एक अलग से यूनिक थंबनेल लेकर चलते हैं, एक अलग से आर्टिकल डिस्कस करते हैं, फिर कभी ना कभी वो यहाँ पर कवर हो ही जाता है। तो आप लोग देख पाओगे आज ये आर्टिकल कवर हो चुका है इस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर के अंदर। यहाँ पे बताया कि भाई जो देखो ऊपर से गिरा था, ये जो लाइट दिख रही थी वो लाइट थी या क्या थी, उसको लेकर तो कन्फर्मेशन पहले बहुत सारे लोग दे चुके हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है वो कोई लाइट या मीटियोर नहीं था, वो यहाँ पर चाइना का रॉकेट था, ठीक है। चाइनीज़ रॉकेट था जो कि वो री एंटर कर रहा था हमारे एनवायरमेंट के अंदर, ठीक है। नीचे गिर रहा था तो वो जलता हुआ दिखाई दिया है, वो चाइनीज़ रॉकेट था, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर आप देख पाओगे नीचे ऐसी चीज़ गिरी है जैसे गोल सी यहाँ पर इस लड़के के हाथ में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट है, इसके बारे में अभी किसी को कुछ भी नहीं पता है। तो इसी वजह से जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने बोला हम लोग अपनी एक्सपर्ट की टीम भेजने वाले हैं पवनपुर विलेज के अंदर, महाराष्ट्र में चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और वहाँ पर जाकर इन्वेस्टिगेशन होगी और पता लगाएंगे कि आखिरकार है क्या ये वाकई में चाइना का कुछ रॉकेट है या फिर कुछ और है। तो ये चीज़ें हम लोग पता लगाने वाले हैं, इसी वजह से ये टीम को भेजा जाएगा। इसका अनाउंसमेंट हो चुका है। देखो यहाँ पे बोला गया जो स्पेस का कचरा होता है, स्पेस डेब्रिस होता है, या कोई सैटेलाइट बेकार हो चुकी है, रॉकेट्स हो गए या कुछ और दूसरे ऑब्जेक्ट्स हो गए, ये तो यहाँ पर गिरते रहते हैं, कॉमन सी चीज़ें हैं। बट यहाँ पर ये जो चीज़ यहाँ पर दिख रही है कुछ अलग से, कुछ रेयर तरीके से दिख रही है। तो अभी यहाँ पर इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है। तो इसको यहाँ पर जल्दी इसरो कुछ नई चीज़ बताने वाला है इसको लेकर। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर ये वाला आर्टिकल है, इसको मैं बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करूंगा क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले हमने इसको कवर किया है, तो लास्ट में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोगों को कुछ एडिटोरियल्स कवर करवाता हूँ क्योंकि एडिटोरियल्स आज के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उससे भी पहले एक और इंपॉर्टेंट बात है, देखो हम लोग मेंस का क्वेश्चन ले रहे हैं आजकल, लगभग 2 दिन से तो लगातार ले रहे हैं। तो आज भी हम लोगों ने मेंस का क्वेश्चन लिया है, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। होता क्या है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं भेज दूँ लेकिन उसका आंसर, लेकिन अब करना क्या है, आप लोगों को उसका आंसर लिखना है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल वो क्वेश्चन पेस्ट कर दिया, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। तो क्वेश्चन ये है, मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, आप लोग एक बार इसको चेकआउट कर सकते हो। तो आज का क्वेश्चन 6 अप्रैल का क्वेश्चन आपका यह है, एलॉबरेट द रोल ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इन प्रोटेक्टिंग एंड प्रोमोटिंग द ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। और ऐसे क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, तो मैं यहाँ पर आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करवाऊंगा। जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं मेंस के अंदर, उसी से रिलेट करते हुए आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, तो जिससे कि यहाँ पर जो भी आपने पढ़ा है वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। चाहे NHRC हो, तो आज आप लोगों को NHRC के बारे में नहीं पता है तो पढ़कर यहाँ पर 250 वर्ड्स इसके ऊपर लिखने हैं, और
पता है तो बहुत अच्छी बात है। और ख़ास बात तो यह है कि ये जो NHRC है इसके बारे में पढ़ोगे तो मेंस में हेल्प हो जाएगी, प्लस प्रीलिम्स में भी यहाँ पर क्वेश्चन बनते ही रहते हैं ऐसी बॉडीज से, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। अब इसका आंसर लिखने के बाद आपको सबमिट कहाँ पे करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबमिट करने के लिए अगेन आपको टेलीग्राम पर आना है, दीपक यादव एजुकेशन टाइप करोगे। यहाँ पर आपको चैनल देखने को मिलते हैं, मेरे 3 हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो, सब कुछ फ्री है यहाँ पर, ये तीनों ही चैनल, तो आप लोग यहाँ पर इसको आराम से ज्वाइन कर सकते हो। तो डेली मेंस आंसर राइटिंग वाला भी ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन मिल ही जाता है। उसके बाद यहाँ पर दीपक यादव एजुकेशन वाले चैनल पर आपको मेन चैनल पर जाना है, जहाँ पर 1,21,000 के आसपास यहाँ पर सब्सक्राइबर्स आपको नज़र आएंगे। तो इस चैनल पर जाना, और क्या होगा, मैं जैसे ही द हिंदू का वीडियो ये अपलोड कर दूंगा, उसके बाद द हिंदू के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर इस चैनल पर मिल जाएगी। नोटिफिकेशन मिल जाएगी तो उसके बाद यहीं पर नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा लीव अ कमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पर लीव अ कमेंट पर क्लिक करना, और इसको क्लिक कर अभी यहाँ पर नेट ओपन नहीं है तो ये ओपन नहीं होगा, तो इस पर क्लिक कर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सबमिट कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग को, जो भी आपने लिखा होगा, ठीक है। जैसे भी आपने यहाँ पर पेपर पर लिखा होगा तो उसको लिखना, पिक्चर क्लिक करना और यहाँ पे लीव अ कमेंट पर क्लिक करना, और वहाँ पर सेंड करने का ऑप्शन आ जाएगा और उसको सेंड कर देना, ठीक है। ये यहाँ पर किया जा सकता है, तो आप लोग सबमिट कर सकते हो और वहाँ पर एक दूसरे के आंसर्स को रीड कर सकते हो। तो ये एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहने वाला है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ इसके ऊपर ये काम करना और ये क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट करना, और ऐसे ही मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रोजाना लाता रहूँगा जो कि आपको हेल्प करेगा, ठीक है। डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगा, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट वहाँ पर नहीं होने वाला। आगे चलते हैं, तो ये क्लियर हुआ। अब हम लोग आते हैं एडिटोरियल्स पर। जब बात करते हैं एडिटोरियल की, तो यहाँ पर रशिया यूक्रेन चल रहा है, तो यहाँ पर ये कुछ खास नहीं है। एक आर्टिकल ये है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करेंगे CUET क्या है। देखो इसको लेकर ना बहुत कम आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर एडिटोरियल आना स्टार्ट हुआ है, तो ये जो एडिटोरियल है डिस्कस करेंगे CUET क्या है। अभी एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया गया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जैसे कि हम लोग 12th क्लास में जब एग्जामिनेशन देते हैं तो वहाँ पर रेस लगी रहती है, भाई ज़्यादा नंबर लेकर आना है, ज़्यादा परसेंटेज आएगी तो हमें DU मिलेगा, ये मिलेगा। लेकिन अब आपकी वहाँ पर जो परसेंटेज है वो बिल्कुल बेकार है, ठीक है। सभी लोगों को एक कॉमन टेस्ट देना होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेने के लिए। तो ये यहाँ पर एक चेंज हुआ है, वो चेंज क्या है, ओवरऑल सिनेरियो डिस्कस करेंगे, प्लस ऑथर यहाँ पर क्या बोलते हैं इस सिनेरियो को लेकर वो हम डिस्कस करेंगे। ऑथर का कहना यह है भाई इससे बहुत सारे बदलाव हो जाएंगे। बदलाव कैसे होंगे, तो अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे कि जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं इनकी क्वालिटी भी डाउन हो जाएगी, ठीक है। पढ़ाई की बहुत सारी क्वालिटी डाउन होने वाली है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो सारी यहाँ पर बताया गया है, वो आगे हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो एक इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है ये वाला। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे तो अगले पेज पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको पूरी तरह से स्किप करना है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर कोविड-19 को लेकर चर्चा की गई है, काफ़ी सारे आर्टिकल्स ऑलरेडी पब्लिश होते रहते हैं, अलग अलग वेरिएंट्स के बारे में चर्चा की गई है, अगेन आपको स्किप करना है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है उसके अंदर जाने की। ये आर्टिकल है एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज का। यहाँ पे बात की गई है एंटार्क्टिक बिल के बारे में, ठीक है। अभी क्या हुआ है कि एक एंटार्क्टिक बिल को लेकर सारी चर्चा चल रही है, लोकसभा के अंदर इस बिल को लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया है। तो डिस्कस करेंगे एंटार्क्टिक बिल क्या है, प्लस भारत को कैसे यहाँ पर फ़ायदा देने वाला है, प्लस इस बिल के अंदर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, एंटार्क्टिक ट्रीटी क्या है, कब साइन करी गई थी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। मतलब इस आर्टिकल से प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्लियर हुआ, तो डिटेल से इसको देखने वाले हैं। फिर उसके बाद अगले पेज पर ही आपको एक अगला एडिटोरियल देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो एडिटोरियल है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देख पाओगे, काफ़ी लेंदी सा आर्टिकल है, बट होता क्या है यहाँ पर इसको लेकर काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है अभी भी काफ़ी सारे लोगों के अंदर। यहाँ पे बात की गई है वनियार कोटा के बारे में, तो वनियार कोटा क्या है, वनियार क्षत्रिय कम्युनिटी क्या है, मैं आपको बताऊंगा। प्लस इस कोटा को लेकर तमिलनाडु के अंदर क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, उस कंट्रोवर्सी को हम लोग बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, आपको 100% बहुत ही सिंपल से शब्दों में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास आर्टिकल्स होने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हम लोग अपने एंटार्क्टिक बिल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जो भी इन्फॉर्मेशन है इसमें से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अब आप ये जो आर्टिकल पढ़ोगे इसमें से अपना लिखोगे कैसे, लिखने के लिए कैसे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, वो यहाँ पर एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाती है, ठीक है। अगर हम लोग इसको पढ़ के हटा दें तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर लिखना कैसे है तो उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको नीचे अवेलेबल देखने को मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर कवर कर दिए गए हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज़ ये जो ड्राफ्ट इंडिया एंटार्क्टिक बिल 2022 है, ये कैसे इंपॉर्टेंट होगा। GS पेपर 3 के अंदर हमारे टॉपिक्स हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, तो इनसे आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। पहली चीज़ यहाँ पर हेडिंग डालो, कॉन्टेक्स्ट या इंट्रोडक्शन क्या है, हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। हाँ, उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि देखो आपको पता होगा मैं न्यूज़पेपर सेंड नहीं कर पा रहा हूँ। पहले मैं न्यूज़पेपर को सेंड कर दिया करता था अपने टेलीग्राम चैनल पर, बट हुआ क्या है, एक कॉपीराइट कंप्लेंट है जिसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़पेपर की फाइल सस्पेंशन चल रहा है और इसको मैं मतलब वैसे भी सेंड नहीं कर पाऊँगा चैनल पर,
ठीक है। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप न्यूज़पेपर सेंड नहीं करो, तो आप लोग समझा करो, क्योंकि जब एक कॉपीराइट कंप्लेंट आ जाती है तो उसके बाद आप लोग ये नहीं कर सकते हो, ठीक है। पहले मैं कर रहा था, बट उसके बाद मतलब पहले भी था सिचुएशन कि ऐसा ही होगा, लेकिन मतलब बहुत से लोग करते हैं यार, हमारे साथ ही पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता, ठीक है। मतलब इतने आप लोग तो मेरे साथ जुड़े हो, काफ़ी सारे लोग, आपने देखा होगा पिछले मतलब लगभग 2-3 महीने से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई, और इसी चीज़ को लेकर पहले नहीं हुआ करती थी। पहले मैंने 1 साल तक यहाँ पर ऐसे ही काम किया है, यहाँ पर कॉपीराइट ऐसा कोई भी इशू नहीं आया है, ठीक है। लगातार मैंने यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट पब्लिश किया है, लेकिन अब ये इतने सारे इशूज़ आ रहे हैं कि पूछो मत। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो यार, आप लोग यहाँ पर एक न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, ठीक है। लगभग यहाँ पर 800 रुपये का सब्सक्रिप्शन आएगा, लेकिन पूरे साल का होगा, तो इसमें मतलब क्या प्रॉब्लम है। पूरे साल आपको यहाँ पर न्यूज़पेपर मिलने वाला है, टाइम टू टाइम मिलेगा आपको, मॉर्निंग में मिल जाएगा, आप कहीं पर भी हो, कहीं से भी बिलोंग करते हो, ठीक है। जो फिजिकल न्यूज़पेपर है आपके पास नहीं पहुँच पा रहा है, 2-3 दिन लेट पहुँच रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप जब ऑनलाइन वाले एडिशन का सब्सक्रिप्शन लोगे तो वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, है ना। तो ये आप लोग ज़रूर कर सकते हो, इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर चीज़ें मैं कवर कर ही रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो, नीचे चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हो, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। चलो बात करें कॉन्टेक्स्ट की, तो सरकार ने अभी इंट्रोड्यूस किया है एंटार्क्टिक बिल लोकसभा के अंदर, और जहां पर मेजर फोकस ये है कि एंटार्क्टिक बिल, नाम समझ में आ रहा है एंटार्क्टिक, तो एंटार्क्टिका के लिए लाया होगा, बिल्कुल सही बात है। तो एंटार्क्टिका के अंदर वहां पर चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग वहाँ पर विज़िट कर रहे हैं, उस विज़िट को रेगुलेट करने के लिए काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगा दिए गए हैं। और वो रिस्ट्रिक्शंस, वो रुकावटें क्या क्या हैं वो हम समझेंगे, लेकिन उसको समझने से पहले आपको समझना होगा ये एंटार्क्टिका है क्या। तो आपको पता होगा 2 मेन रीजन्स हैं हमारा, आर्कटिक और एंटार्क्टिक। जब आप लोग यहाँ पर मैप देखते हो पूरे अर्थ का स्ट्रक्चर देखोगे, तो आपको ऊपर नॉर्थ पोल देखने को मिलेगा, नीचे साउथ पोल देखने को मिलेगा। तो ऊपर नॉर्थ पोल पर आर्कटिक चर्चा में रहता है, ठीक है। ऊपर नॉर्थ पोल पर आपको आर्कटिक देखने को मिलता है और साउथ पोल पर एंटार्क्टिक देखने को मिलता है। अब चर्चा में रहता है का मतलब यह है कि इस टाइम पर तो दोनों ही चर्चा में है। एंटार्क्टिक क्यों चर्चा में, ये तो अभी हमने आज पढ़ लिया। और आर्कटिक के बारे में थोड़े दिन पहले ही मैंने आप लोग को पढ़ाया था, आर्कटिक काउंसिल के बारे में आपको याद आया होगा, है ना। तो ये भी चर्चा में, तो दोनों ही आज के टाइम पर चर्चा में है, तो दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो एंटार्क्टिक वाले रीजन की जब हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर पोलर बियर नहीं पाए जाते, यहाँ पर पेंगुइन्स आपको देखने को मिलेगी, और जो लोग हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा कम रहते हैं। हालांकि जो आर्कटिक वाला रीजन है यहाँ पर लोग काफ़ी सारे रहते हैं, ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो। अब हुआ क्या है, जो ये एंटार्क्टिक वाला रीजन है, ये यहाँ पर मतलब अर्थ के ऊपर, पूरे यहाँ पर अर्थ के ऊपर एक सबसे ठंडी जगह है। और यहाँ पर एक टाइम पर जो टेम्परेचर है वो -50 डिग्री -40 डिग्री सेल्सियस के आसपास हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पर जो ये टेम्परेचर है वो -12 के आसपास पहुँच चुका है। इसका मतलब टेम्परेचर गर्म हो रहा है, ठीक है। तो वो गर्म क्यों हो रहा है, क्योंकि पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। अब तो उन्हीं चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर ये बिल लाया गया है। प्लस अब ये टेम्परेचर कम हो रहा है, ये क्या बढ़ रहा है, या बर्फ़ पिघल रही, सब चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ के रिसर्च स्टेशंस यहाँ पर बने हुए होते हैं। जैसे भारत के भी 2 रिसर्च स्टेशन आपको एंटार्क्टिक वाले रीजन के अंदर देखने को मिलते हैं, मैत्री और एक दूसरा मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, आगे भारती, हाँ याद आ गया। तो दोनों रिसर्च स्टेशन आपको एंटार्क्टिका वाले रीजन के अंदर देखने को मिलेंगे। तो है क्या, वो रिसर्च स्टेशन काम करते हैं, वहाँ पर हम लोग को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इतनी बर्फ़ पिघल रही है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, वो सारी बातें बताई जाती हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर रीजन को, एंटार्क्टिक वाले रीजन को प्रोटेक्शन देने के लिए, इसको कंजर्व करने के लिए इस बिल को लाया गया है लोकसभा के अंदर में, ठीक है। क्योंकि अब भारत क्यों फोकस कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर एक ट्रीटी वगैरह साइन है जहाँ पर बहुत सारे देश मिलकर काम करते हैं, और भारत भी उन्हें मतलब भारत भी उस ट्रीटी का पार्ट है, उसने यहाँ पर उस ट्रीटी को साइन कर रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ। ये जो बिल है ना, ये एप्लीकेबल होगा इंडियन सिटीजन्स के ऊपर, और साथ ही साथ जो फॉरेन सिटीजन्स होंगे उनके ऊपर भी यहाँ पर ये अप्लाई होने वाला है। अब इस बिल के अंदर बोला क्या गया, प्रोविजंस क्या क्या हैं वो बताओ। तो पहला पॉइंट यहाँ पर ये बोला गया, रेगुलेटिंग विजिट। इस बिल के अंदर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस यहाँ पर जारी कर दी गई हैं कि भाई यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर विजिट कर रहा है, वहाँ पर कोई भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति या कुछ भी यहाँ पर अगर वो जा रहा है एंटार्क्टिका के अंदर, तो उसको ऐसे अलाउ नहीं किया जाएगा। एक सिस्टम ऑफ परमिट यहाँ पर मतलब चाहिए होगा, आप कह सकते हो कि जो कि इशू किया जाएगा गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमेटी के थ्रू, उसके बाद ही काम हो पाए। मतलब ऐसे अलाउ नहीं किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति जाकर एंटार्क्टिका के अंदर एंटर कर पाए, तो ऐसे अलाउ नहीं किया जाएगा, ये यहाँ पर इस बिल के अंदर बताया गया। साथ ही साथ यहाँ पर और क्या बोला गया, ये जो बिल है इसके अंदर प्रोविजन बोला गया कि भाई एक कमेटी बनाई जाएगी एंटार्क्टिक को गवर्न करने के लिए,
ठीक है। और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को देखने के लिए यहाँ पर एक पूरी कमेटी होगी जो कि एंटार्क्टिक वाले रीजन को मॉनिटर करेगी, ठीक है, वो सब चीज़ों के ऊपर फोकस करेगी, ठीक है। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर पॉइंट ये दिया गया इस बिल के अंदर, प्रोटेक्टिंग मिनरल रिसोर्सेज। अब आपको एंटार्क्टिक वाले रीजन के अंदर बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज देखने को मिल जाते हैं, है ना। अब यहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज को देखते हुए क्या होता है, लोग जो है पहुँचता है कि भाई चलो खुदाई करते हैं, है ना, ड्रिलिंग करेंगे, खुदाई करेंगे और एक्सकेवेशन करेंगे और इन मिनरल रिसोर्सेज को निकालेंगे, पैसा कमाएंगे। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। लेकिन इस बिल के अंदर उन सारी चीज़ों को भी रोक दिया गया है, ठीक है। तो ये काम नहीं हो सकता। अब यहाँ पर आप लोग ये इस प्रकार से जाके ड्रिलिंग वगैरह वहाँ पर नहीं कर सकते हो। इस बिल के अंदर उसको मना कर दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया है। और यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत भी करना है तो वो बेसिकली रिसर्च के पर्पज़ के लिए किया जा सकता है, और रिसर्च के पर्पज़ के लिए भी आपको एक परमिशन मिलेगी। अदरवाइज़ ऐसे किसी को भी अलाउ नहीं किया जाएगा एंटार्क्टिक वाले रीजन के अंदर। ये यहाँ पर इस बिल का दूसरा प्रोविज़न है। तीसरा प्रोविज़न, प्रोटेक्टिंग नेटिव प्लांट्स। मतलब एंटार्क्टिक वाले रीजन के अंदर आपको बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर बोला गया कि आप उनको डिस्टर्ब ना करो, इसके ऊपर फोकस रखा गया है। जैसे कि कोई हेलीकॉप्टर है, वहाँ पर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है या लैंड हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, इससे वहाँ की बर्ड्स या फिर जो सील्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर भी रोक लगाई गई है। या आप किसी फायर आर्म का इस्तेमाल नहीं करोगे जिससे कि बर्ड्स और एनिमल्स डिस्टर्ब हो जाएं, इन चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होगा। प्लस यहाँ पर बताया गया कि आप लोग यहाँ पर दूसरी ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर एंगेज नहीं होंगे जिससे कि यहाँ पर बर्ड्स और एनिमल्स बर्बाद हों, ठीक है, बर्ड्स और एनिमल्स को नुकसान पहुँचे। तो वो चीज़ों के ऊपर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। कहाँ पर, एंटार्क्टिक वाले रीजन के अंदर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद और क्या बताया गया, और यहाँ पे बताया गया प्रोहिबिशन ऑन इंट्रोड्यूसिंग बर्ड्स नॉट नेटिव टू एंटार्क्टिका। अब इसका मतलब क्या है, देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल, बर्ड्स, प्लांट्स टू माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स दैट आर नॉट नेटिव टू एंटार्क्टिका आर ऑल्सो प्रोहिबिटेड। इसका सिंपल सा मतलब है, अभी तो हमने ये पढ़ा कि एंटार्क्टिका के रीजन के अंदर जो ऑलरेडी आपको बर्ड्स एनिमल्स देखने को मिलेंगे उनको यहाँ पर प्रोटेक्शन दी जाएगी, ठीक है। उनके लिए यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स वगैरह को उड़ाने के लिए भी यहाँ पर प्रोहिबिशन कर रखा है, उसको मतलब उसके ऊपर रोक लगा रखी है। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर और ये ऐड कर दी है कि आप लोग कोई भी नई चीज़ को ले जाकर वहाँ पर नहीं लगाओगे। मतलब कि आप कोई नया जानवर ले जा रहे हो वहाँ पर, अब यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई शेर हो गया, शेर को आप वहाँ पर ले जाकर छोड़ दो, जी पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर कोई भी दूसरा आपको मतलब कोई दूसरी जगह की चीज़ ले जाकर वहाँ पर नहीं लगानी है। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। इस एंटार्क्टिक वाले रीजन के अंदर वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, मतलब उसको इंट्रोड्यूस नहीं करना है उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। क्लियर हुआ। और साथ साथ बताया गया जितने भी ये प्रोविजंस इस बिल के अंदर, अगर कोई भी यहाँ पर इसका वोलेशन करता है, कोई भी इसका हनन करता है, तो डेफिनेटली उसको यहाँ पर सज़ा होने वाली है और साथ ही साथ उसके ऊपर पेनल्टी भी मारी जाएगी, ऐसा बताया गया, ठीक है। और एंटार्क्टिका वाले रीजन के अंदर आप देख पाओगे काफ़ी सारी कंट्रीज़ के रिसर्च स्टेशंस होते हैं जो कि यहाँ पर रिसर्च एक्टिविटीज़ को आगे कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया लगभग 40 परमानेंट रिसर्च स्टेशन आपको एंटार्क्टिका रीजन के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसमें से 2 भारत के हैं, एक है मैत्री और दूसरा है भारती, ठीक है। दोनों के नाम ध्यान रखना। अब इस बिल का मेजर ऑब्जेक्टिव अगर हम लोग यहाँ पर पूरा का पूरा ओवरव्यू निकालें तो क्या है, ओवरव्यू यहाँ पर ही निकल कर आता है कि भाई मेजर ऑब्जेक्टिव यह है कि जो एक्टिविटीज़ है एंटार्क्टिक रीजन के अंदर उसको लिमिटेड कर दी जाए, ठीक है, और वहाँ के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन दी जाए, वहाँ पर डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाए और इस पूरे टूरिज्म वगैरह को मैनेज किया जाए। ये हम लोग काम करने वाले हैं। क्लियर हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन, इस लॉ की ज़रूरत क्या थी, मतलब ये कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी हम लोग को। तो पहली चीज़, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एंटार्क्टिक ट्रीटी को साइन कर चुके हैं। इंडिया जो है एंटार्क्टिक ट्रीटी का सिग्नेटरी है, हिस्सा है 1983 से, और यहाँ पे भारत रिसर्च स्टेशन बना चुका है ना। हम लोग वहाँ पर रिसर्च भी कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इंडिया के वहाँ पे आप देख पाओगे रहते हैं वहाँ पे जो कि रिसर्च वगैरह करते हैं, और इसी वजह से उस एरिया की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं भारत के ऊपर भी देखने को मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एंटार्क्टिका क्या है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई यहाँ पर कौन सी जो लोकेशन है उसके बारे में बताया गया। भारत के 2 मेजर स्टेशन है वो हम लोगों ने डिस्कस करे। सदर्न साइड में आपको देखने को मिलता है, साउथ पोल पर वो हमने डिस्कस किया। तो वो मेजर से सिंपल से पॉइंट्स हैं। आई होप आप लोग को ये भी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो आप देख पाओगे इस बिल के अंदर क्या क्या बोला गया, वो मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं कि भाई माइनिंग, ड्रिलिंग, ये सारी चीज़ें रोकी जाएंगी, ठीक है। अगर कोई यहाँ पर इनको फिर भी करता है तो यहाँ पर डेफिनेटली उनको फिर सज़ा होगी। ये बातें यहाँ पर बताई गई। तो लिखना कैसे आप लोगों को वो समझ में आ चुका है, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट हमारे एडिटोरियल की तरफ। तो ये जो अगला एडिटोरियल है यहाँ पर बात की है वनयार कम्युनिटी को लेकर। वनयार कम्युनिटी जो कि तमिलनाडु के अंदर है, इनके कोटा को लेकर एक कंट्रोवर्सी चल रही है। और वो कंट्रोवर्सी क्या है, कैसे स्टार्ट हुई, उसको समझते हैं।
देखो 31 मार्च को होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आता है। सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि तमिलनाडु ने अपने स्टेट के अंदर जो ये वनयार कम्युनिटी है, इनको 10.5% का जो इंटरनल रिजर्वेशन दे रखा है उसको मैं कैंसिल करता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैंसिल कर दिया, इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। इसी वजह से ये काफ़ी हद तक चर्चा में आ चुका है। तो इसका बैकग्राउंड के साथ समझेंगे आखिरकार ये पूरा सिनेरियो क्या है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी है बट यहाँ पर बहुत आसान से समझ में आएगा क्योंकि सिंपल से भाषा में समझने वाले हैं। तो इस आर्टिकल को सिंपली आप लोग जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हो। सिलेबस के अंदर अलग अलग टॉपिक्स हैं, इश्यूज रिलेटेड टू SC ST, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जजमेंट एंड केसेस, फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ सबसे आप लोग इसको आराम से रिलेट कर पाओगे। क्लियर हुआ? तो मुद्दा क्या निकल कर आता है, कॉन्टेक्स्ट यही है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने 10.5% का जो इंटरनल रिजर्वेशन है वनेकुला क्षत्रिय कम्युनिटी को, या वनयार आप कह सकते हो उनको, जो इनको दिया गया था ये इंटरनल रिजर्वेशन तमिलनाडु के अंदर, उसको कैंसिल कर दिया है। तो मुद्दा ये निकल कर आता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कुछ बैकग्राउंड के ऊपर। हुआ क्या है? हुआ ये है, जब हम बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के अंदर आपको बहुत सारी कम्युनिटीज़ देखने को मिलती हैं। मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज़ भी देखने को मिलती हैं, प्लस DNC मतलब डी नोटिफाइड कम्युनिटीज़ भी आपको देखने को मिलती हैं। तो हुआ क्या, तमिलनाडु ने इन कम्युनिटीज़ को देखते हुए, इन कम्युनिटी में एक कम्युनिटी आती है जो कि वो भी बैकवर्ड है, वो है यहाँ पर वनयार कम्युनिटी। ठीक है, या फिर वनेकुला क्षत्रिय कम्युनिटी जिसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर वनयार के नाम से यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ, तमिलनाडु की इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली ने क्या किया, इस वनयार कम्युनिटी को 10.5% का इंटरनल कोटा यानी रिजर्वेशन आरक्षण दे दिया। ये यहाँ पर मुद्दा उठता है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर आपको समझना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको टाला क्यों, सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैंसिल क्यों किया। कैंसिल इसलिए किया क्योंकि तमिलनाडु सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी के ऊपर स्पेसिफिक तरीके से फोकस कर रहा है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भाई एक ही कम्युनिटी को इतना सारा कोटा दे रहे हो। जब हम लोग तमिलनाडु के अंदर कोटा के बारे में बात करते हैं तो जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं, बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लिए टोटल 20% का कोटा रखा गया है। और बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं। अब 20% का कोटा रखा गया, जिसमें से 10.5% का कोटा सिर्फ और सिर्फ वनयार कम्युनिटी को दे दिया गया। और पता है, बाकी लगभग 115 कम्युनिटीज़ बच गई हैं। बाकी 115 कम्युनिटीज़ के लिए कितना कोटा रखा गया? 9.5% का बस। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखते हुए फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन हो रहा है। ये तो हम लोगों को क्लियरली दिख रहा है। फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन कैसे हो रहा है? तो बेसिकली आप देख पाओगे डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव भी आपको देखने को मिलेगा। इक्वालिटी यहाँ पर है ही नहीं। 115 कम्युनिटी जो अलग कम्युनिटीज़ हैं उनको आप 9.5% का कोटा दे रहे हो, और वनयार को आपने यहाँ पर 10.5% का कोटा दे दिया है। ये यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी सी स्टार्ट हो चुकी है, जिसको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। 115 दूसरी जो कम्युनिटीज़ हैं इनको 9.5% दिया गया। ओवरऑल 20% का कोटा यहाँ पर तमिलनाडु ने रखा हुआ था अपने बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लिए। वो कंट्रोवर्सी क्या है, आई होप आपको क्लियर हुआ। देन उसके बाद यहाँ पर कोर्ट ने और भी बातें बोली। कोर्ट ने बोला कि देखो भाई, कोई भी एनालिसिस असेसमेंट तो है ही नहीं, पहले भी नहीं हुआ था। 2021 के एक्ट से पहले भी यहाँ पर कुछ भी नहीं देखने को मिला था। ठीक है, कि भाई जो वनेकुला क्षत्रिय कम्युनिटी है ये बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। तो अगर यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन दिमाग में और आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि किस बेसिस पर यहाँ पर 10.5% का कोटा दिया, कुछ तो होगा जिसकी वजह से दिया। हाँ, तो कुछ तो होने के पीछे का रीज़न यह है, यहाँ पर पहले बोला गया, जो तमिलनाडु की सेकंड बैकवर्ड कमीशन थी, इन्होंने 1983 में बोला कि जो ये वनेकुला क्षत्रिय कम्युनिटी है, ये स्टेट के अंदर मतलब पूरे तमिलनाडु की जितनी भी जनसंख्या है उसका 13.01% जनसंख्या यहाँ पर वनयार कम्युनिटी का है। तो यहाँ पर ये रेफरेंस यूज़ किया गया, बोला गया इसी वजह से यहाँ पर इनको इतना सारा कोटा मिलना चाहिए। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना। तो पहले यहाँ पर ये बोला गया था। प्लस बोला जाता है ये जो वनयार कम्युनिटी है ये मोस्टली मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बैकवर्ड कम्युनिटी है, ऐसा भी यहाँ पर बोला गया है। उसके बेसिस पर ये सारा कोटा दिया गया था। तो कोर्ट बोलता है भाई ऐसा तो कोई एनालिसिस हमारे पास है नहीं, ठीक है, जिसके बेसिस पर आपने काम किया हो, तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर करते हैं इसको कैंसिल। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग यहाँ पर पूरा सिनेरियो समझ गए होंगे कि एग्जैक्टली क्या देखने को मिलता है। अब बात करते हैं तमिलनाडु के अंदर रिजर्वेशन की। क्या है रिजर्वेशन का सिनेरियो, जो कि आप लोग को इस आर्टिकल के अंदर यहाँ पे दिख रहा होगा। तो वनेकुला क्षत्रिय रिजर्वेशन के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोग को तमिलनाडु के अंदर रिजर्वेशन सिस्टम थोड़ा बताता हूँ, कैसे कैसे यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। तो यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर टोटल 69% का रिजर्वेशन आपको देखने को मिलेगा अंडर द 1994 एक्ट।
तो 1994 के एक्ट के अंडर में 9th शेड्यूल में इसको प्रोटेक्शन मिली हुई है कि भाई हाँ 69% का ये कोटा दे रहे हैं। अब 9th शेड्यूल के अंदर प्रोटेक्शन मिली हुई है तो 9th शेड्यूल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको लेकर मैंने आज स्टार्टिंग में आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा है। तो 9th शेड्यूल क्या है वो भी मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। तो अभी 69% का जो कोटा है तमिलनाडु के अंदर, इसमें से बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जिसमें कि यहाँ पर क्रिश्चियंस मुस्लिम्स के लिए 30% रखा गया है, मोस्ट बैकवर्ड के लिए 20% रखा गया है, और शेड्यूल कास्ट के लिए 18% और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 1%। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर ये बातें मेंशन हो गई। फिर उसके बाद ये 1 ईयर क्षत्रिय रिजर्वेशंस के बारे में आपको बताया, ठीक है, इनके बारे में आप लोगों को पता चल चुका है, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे इनको जो रिजर्वेशन दिया गया है वो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस एंड डीनोटिफाइड कम्युनिटीज़ एक्ट 2021 के अंडर में दिया गया है। और वन्यकुलर क्षत्रिय की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं आती है। वन्यकुलर क्षत्रिय के अंदर आपको अलग अलग कम्युनिटीज़ देखने को मिलती हैं, जैसे कि वन्यार, वन्या, उसके बाद वन्या गौंदर, उसके बाद गौंदर कंदेर, ये आपको अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ इसी के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। क्लियर हुआ? तो आपको रिजर्वेशन सिस्टम समझ में आ चुका है, प्लस उसके बाद यहाँ पर कैसे कैसे रिजर्वेशन दिया गया था ये आपको समझ में आ चुका है। तो यहाँ पर जो तमिलनाडु के अंदर 69% का रिजर्वेशन दिया गया है उसको प्रोटेक्शन मिली है 9th शेड्यूल के अंदर में। तो 9th शेड्यूल क्या है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो नवा शेड्यूल है हमारे भारतीय संविधान का, इसको लाया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू यहाँ पर 9th शेड्यूल को लाया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और इसको लाने वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो देखो, इसको लाया तो गया 10 मई 1951 के अंदर में जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट के थ्रू। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पर इसको लेकर आए थे ताकि लैंड रिफॉर्म लॉज को प्रोटेक्शन दी जा सके। मतलब क्या था? देखो, इतिहास के अंदर क्या हो रहा था, एक तरफ बहुत सारे अमीर अमीर किसान भाई थे, बहुत अमीर फार्मर्स थे जिनके पास बहुत सारी ज़मीन थी, बहुत सारा पैसा दिया करते थे, बहुत ज़्यादा ब्याज पर पैसे दिया करते थे। दूसरी तरफ यहाँ पर गरीब किसान थे जिनके पास यहाँ पर प्रॉपर लैंड वगैरह नहीं था। तो सरकार ने उस समय डिसाइड किया कि हम लोग इन अमीर के पास से इन प्रॉपर्टीज़ को छीनेंगे और छीनने के बाद यहाँ पर गरीब तक पहुँचाएंगे, और ऐसा हो रहा था। अब ऐसा हो रहा था तो आप सोचोगे कि हाँ भाई इतना ज़्यादा हो रहा था, तो जो अमीर फार्मर्स थे, बड़े फार्मर्स थे, इन्होंने यहाँ पर सोचा कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, हम लोग को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, हमें अपना मुद्दा उठाना चाहिए, हमारे राइट्स का वायलेशन हो रहा है। लेकिन अब क्या हुआ, इसी चीज़ को रोकने के लिए कि भाई ये अपने राइट्स के लिए ना लड़ सकें, ठीक है, सरकार के डिसीजन को ना टाल सकें, इसी के लिए 9th शेड्यूल लाया गया। तो 9th शेड्यूल के अंदर ही यहाँ पर क्या हुआ, इस लैंड रिफॉर्म लॉज को प्रोटेक्शन मिल गई। अब यहाँ पर ये जो लैंड रिफॉर्म लॉज थे इनको प्रोटेक्शन कैसे मिली? तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा कि अगर फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो भी रहा है तो भी वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट या फिर कहीं भी कोर्ट में चैलेंज उसको नहीं कर सकता। ये था 9th शेड्यूल के अंदर। धीरे धीरे इसके अंदर भी बदलाव होते रहे, ठीक है। एक टाइम पर क्या हुआ, इस 9th शेड्यूल का बहुत ज़्यादा गलत यूज़ होने लगा, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पर सरकारी गलत यूज़ करने लगी। तो उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर बदलाव होते रहे, अलग अलग केसेस निकल कर आते रहे। फिर उसके बाद क्या होता है, एक और केस आता है 9th शेड्यूल के बारे में। फिर उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो बेसिक स्ट्रक्चर वाला केस हुआ था, आपको पता होगा, केशव नंदा भारती केस वाला। तो वहाँ पर क्या हुआ, जो 9th शेड्यूल है इसके अंदर चेंजेस कर देगा। इसके अंदर बोला गया कि बिल्कुल अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पर वायलेशन हो रहा है, तो बेसिकली यहाँ पर आप लोग जा सकते हो, इस चीज़ को चैलेंज कर सकते हो, ये यहाँ पर बोला गया। क्योंकि 9th शेड्यूल के अंदर इन चीज़ों के ऊपर छूट दी गई थी, तो एक समय पर बात क्या हुआ, यहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा गलत यूज़ होने लगा था यहाँ पे। क्योंकि क्या किया जा सकता था, करा तो ऐसा जा सकता था, कोई भी लॉ बनाया आपने, उसको 9th शेड्यूल के अंदर डाल दो, ठीक है। अब उस लॉ की वजह से किसी भी फंडामेंटल राइट का वोलेशन हो रहा होगा तो भी वो इंसान कुछ नहीं कर सकता, वो भी यहाँ पर कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं कर सकता। तो ये अपने आप में काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। दैट इज़ वाई यहाँ पर चीज़ें बदल दी गई। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको काफ़ी अच्छे से समझ चुके होंगे ये क्या है मुद्दा। तो आपने जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है आज स्टार्टिंग में, उसका आंसर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो आई होप आप लोग यहाँ पर इसको क्लियर कर गए हो। आगे चलते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ। नेक्स्ट एडिटोरियल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलने वाला है, CUET के बारे में चर्चा की जा रही है। तो पहले तो ऑथर ने यहाँ पर आप देख पाओगे आधे से ज़्यादा आर्टिकल में CUET के बारे में डिटेल से समझाया कि CUET है क्या। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि भाई आज के टाइम पर CUET को लेकर कंसर्न्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो पहले मैं आपको CUET के बारे में समझाता हूँ, एक अच्छा सा ऑथेंटिक सा आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करवाता हूँ। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स मैंने सेंड कर रखे हैं, उनको हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ, सब कुछ बताऊंगा कि ये है क्या आखिरकार। और 12th के जो मार्क्स आपके यहाँ पर एक तरीके से वो आज के टाइम पर उसके लिए मतलब जो भी लड़ाइयाँ चल रही हैं भाई आज के टाइम पर ज़्यादा परसेंटेज लेकर आनी है, वो सब बेकार हो चुका है। हुआ क्या, CUET इसकी फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, नाम से पता चल रहा है।
अब इस लेटेस्ट अनाउंसमेंट को किया गया है यूजीसी के थ्रू, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के थ्रू, और इन्होंने यहाँ पर इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब यहाँ पर ये जो टेस्ट है इसमें क्या होगा, देखो होता क्या है, क्लास 12th में हम लोग जब एग्जामिनेशन देते हैं तो उस समय पर लगे रहते हैं कि भाई ज़्यादा परसेंटेज चाहिए, क्योंकि ज़्यादा परसेंटेज मिलेगी तो उसके बाद हमारा डी में एडमिशन हो पाएगा, 95%, 99%, तो यहाँ पर हमारा डी में एडमिशन हो पाएगा। तो ये चीज़ें हो पाती थी, ठीक है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको एक अच्छी परसेंटेज चाहिए होती थी। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, क्लियर हुआ। तो लगभग यहाँ पे बताया गया 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके लिए यहाँ पर ये मुद्दा ही ख़त्म कर दिया गया। भाई कोई भी व्यक्ति हो जिसकी परसेंटेज ज़्यादा हो या कम हो, सब इक्वल हैं, सबके लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। आप लोग यहाँ पर भले ही कितने मार्क्स लेकर आओ, चाहे 99 लेकर आओ, चाहे 95 लेकर आओ, चाहे 60 लेकर आओ, आपको अगर एडमिशन लेना है तो एक टेस्ट देना होगा, और ये एडमिशन टेस्ट ही CUET कहलाता है। इस टेस्ट को देने के बाद आप लोग आगे अपनी चीज़ों को परस्यू कर पाओगे। यह है CUET का मामला। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे, क्लियर हुआ। तो ये जो CUET है इसके बारे में क्या हुआ, यहाँ पर आप देख पाओगे जो स्टूडेंट्स के बोर्ड मार्क्स हैं वो सब यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं, उसका कोई यहाँ पर मकसद बचा नहीं है, ठीक है। और जो मतलब कि पहले भाई कितनी कट ऑफ जा रही है, ये जा रही है, ठीक है, इतनी परसेंटेज है मेरी, कट ऑफ कितनी गई कॉलेज की, वो सब चीज़ें अब यहाँ पर ख़त्म हो गई हैं। एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ करेगा। क्वेश्चन ये है, ऐसा क्यों, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्यों हो रहा है? देखो बहुत सारी सरकार पिछले कुछ सालों से लगातार यहाँ पर कोशिश कर रही है कि जितने भी एंट्रेंस टेस्ट हैं उन सबको रिप्लेस कर दिया जाए एक सिंगल टेस्ट से, ताकि क्या हो, जो यहाँ पर हायर एजुकेशन एस्पिरेंट्स हैं उनके ऊपर से बर्डन कम हो जाए। तो इसका आंसर यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देख पाओगे CUET के अंदर भी देखने को मिला। CUET यहाँ पर चीज़ों को बदलता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर बताया गया 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने यहाँ पर इसको एडॉप्ट किया है, ठीक है, और उनके लिए कंपलसरी बना दिया कि भाई इनको अडॉप्ट करना होगा, और आगे फिर यहाँ पर एक कॉमन सा एडमिशन टेस्ट हुआ करेगा सभी बच्चों के लिए। अब इसके अंदर होगा क्या क्या, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। CUET की जब हम लोग बात करते हैं तो इसको कंडक्ट किया जाएगा, ये जो टेस्ट होगा कैसे होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, ठीक है। कंप्यूटर पर यहाँ पर आपके कुछ MCQs वगैरह होंगे, वो यहाँ पर सॉल्व किए जाएंगे। और इसको कंडक्ट कौन करवाएगा, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यहाँ पर एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी इन सारी चीज़ों को कंडक्ट करवाने के लिए, इस पूरे टेस्ट को कंडक्ट करवाने के लिए। तो जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर टेस्ट को कंडक्ट करवाने के लिए हमारी NTA काम करने वाली है, क्लियर हुआ। अब ये जो टेस्ट है कब से लागू हो रहा है, ये इसी साल से लागू हो रहा है, ठीक है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं ये अभी 2022-23 के सेशन से ही चीज़ों को आगे कर देंगे, ठीक है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की जो हम लोग बात करते हैं इसको किया जाएगा 13 भाषाओं के अंदर, 13 लैंग्वेजेस में होंगी, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, असमीज़, बंगाली, पंजाबी, ओडिया, इंग्लिश बाय NTA। यहाँ पे आप देख पाओगे ये सारी भाषाओं के अंदर में यहाँ पर आपका टेस्ट हो जाएगा। तो ये जो CUET है ये यहाँ पर ऐसे काम करने वाला है। और UGC ने यहाँ पर इस लैंग्वेजेस के बाद भी लगभग 27 डोमेन सब्जेक्ट्स को मेंशन कर रखा है। मतलब यहाँ पर आपको टेस्ट देना होगा, दूसरा जो है वो 27 डोमेन सब्जेक्ट मतलब जो आपका मेजर सब्जेक्ट होने वाला है, जैसे अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग हो गया, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो भी हो गया यहाँ पर। तो ऐसे 27 अलग से डोमेन सब्जेक्ट्स यहाँ पर चूज़ कर दिए गए। ये स्टूडेंट के ऊपर है कि वो लगभग 6 डोमेन सब्जेक्ट तक चूज़ कर सकता है इन 27 में से, ठीक है। ये यहाँ पर स्टूडेंट्स के ऊपर दिया गया। प्लस अब ये जो CUET है इसको इंट्रोड्यूस किया गया, इसकी वजह से जो ये स्टूडेंट्स हैं हर देश के हमारे देश के हर एक कोने से यहाँ पर वो ड्रीम कर सकते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया जा सके। जिसकी परसेंटेज कम भी थी तो वो कट ऑफ का मामला ख़त्म हुआ। अब यहाँ पर आप में दम है, पेपर फोड़ो और उसके बाद यहाँ पर क्रैक करो और जाकर आप लोग यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लो, क्लियर हुआ। और जो भी इन्फॉर्मेशन है सिलेबस वगैरह को लेकर वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रिवील कर दी गई है 1 अप्रैल को। ये सिलेबस आपको देखने को मिलता है, मैंने यहाँ पर सिलेबस भी लगा दिया है, आप लोग एक बार देख सकते हो उसको भी, ठीक है, कि सेक्शन 1A के अंदर क्या होने वाला है, लैंग्वेजेस यहाँ पर 13 अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर क्या होने वाला है, क्वेश्चंस 40 आपको मिलने वाला है, 40 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होंगे, ठीक है, आउट ऑफ 50 ऐसा बताया गया। 45 मिनट का एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे कैसे होने वाले हैं, क्वेश्चन यहाँ पर फैक्चुअल बेस्ड, लिटरेसी बेस्ड, नैरेटिव बेस्ड भी आपको देखने को मिलेंगे, एप्टीट्यूड, वोकैबुलरी बेस्ड भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ये यहाँ पर बताया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखो पाओगे पहला एग्जाम होगा सेक्शन 1A, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर 1B, देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे उसके बाद सेक्शन जो 2 है उसका डोमेन वाला, जो इसमें से यहाँ पे 27 सब्जेक्ट्स में से चूज़ करना जो आपका मेजर पोर्शन होने वाला है। तो उसके बाद यहाँ पर आपका डोमेन वाला भी देखने को मिल जाएगा। उसका सेक्शन 3 के अंदर एक जनरल टेस्ट भी दिया गया है,
यहाँ पर कुछ एप्टीट्यूड जनरल बेस्ड यहाँ पर चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मतलब जो टेस्ट वगैरह है ये मतलब कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। टेस्ट पैटर्न में बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो सारी बातें बताई गई हैं। मीडियम मैंने आपको बताया 13 भाषाओं के अंदर में ये पूरा का पूरा चीज़ें कंडक्ट करी जा रही हैं। अब बात करते हैं हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। ठीक है, तो कितने स्टूडेंट्स आज के टाइम पर अंडर ग्रेजुएट लेवल पर जाते हैं, अंडर ग्रेजुएट लेवल पर हमारे मतलब देश के अंदर क्या हालात हैं स्टूडेंट्स को लेकर, वो हमें कवर करना है। जब हम लोग बात करते हैं एनरोलमेंट की, तो एनरोलमेंट यहाँ पर लगातार मतलब सालों बाद साल लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। अंडर ग्रेजुएट लेवल पर अगर हम लोग बात करें तो ये जो एनरोलमेंट है मतलब बच्चे जो अंडर ग्रेजुएट के अंदर एडमिशन ले रहे हैं, ये 2.74 करोड़ हुआ करता था 2015-16 में। ये 2019-20 में 3.06 करोड़ हो चुका है। ये सारा डेटा एक ऑफिशियल डेटा है। ये डेटा आइश यानी कि ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन के थ्रू लाया गया है। तो इन्होंने यहाँ पे बताया कि भाई इतने सारे बच्चे आज के टाइम पर एनरोल कर चुके हैं अंडर ग्रेजुएशन के अंदर। तो अंडर ग्रेजुएशन के अंदर लगातार स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। पोस्ट ग्रेजुएट में कम, अंडर ग्रेजुएट के अंदर ज़्यादा एडमिशन हो रहे हैं। जो ये कोर्स वाइज अगर हम लोग बात करें तो कोर्स वाइज चीज़ें अगर हम लोग देखें तो लगभग 96.56 लाख स्टूडेंट जो हैं, या फिर जिसमें आप कह सकते हो कि इन्होंने एडमिशन लिया बीए के अंदर में, ये 2019-20 की बात हो रही है। उसके बाद लगभग 47 से 48 लाख यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर एडमिशन लिया बीएससी के अंदर। 41 लाख लोगों ने बीकॉम में लिया, 37 लाख लोगों ने यहाँ पर इंजीनियरिंग के अंदर लिया और 13 लाख लोगों ने यहाँ पर मेडिकल कोर्सेज़ के अंदर लिया। तो ये आप लोग देख पाओगे, ये कोर्स वाइज यहाँ पर बताया गया क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद हमारे कंट्री के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को लेकर सिचुएशन क्या है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो 7.2 लाख स्टूडेंट्स आज के टाइम पर आप देख पाओगे स्टडी कर रहे हैं लगभग 48 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में। तो 48 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में लगभग 7.2 लाख स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। 2019-20 का डेटा है, जिसमें से 5.4 लाख स्टूडेंट्स ने अपना अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम किया है। और इसमें से भी अगर हम लोग बात करें लगभग यहाँ पर आप कह सकते हो कोटा वाइज तो 13.73% यहाँ पर लोग शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते हैं, 4.5% लोग यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब्स को बिलोंग करते हैं, 17.9% ओबीसी और 8.4% ये मुस्लिम्स थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कुछ डेटा। तो मैंने आपको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या चल रहा है वो बताया, CUET क्या है वो हम लोगों ने समझा, वो आपको डिटेल से सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी जो कि आप लोगों को मैंने क्लियर करवा दिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे बताया गया भाई यहाँ पे काफ़ी सारे आर्गूमेंट्स आ रहे हैं इसको लेकर। बोला गया कि इससे कहीं ना कहीं क्वालिटी बहुत ज़्यादा डाउन होने वाली है। क्वालिटी कैसे डाउन होने वाली है, तो देखो सबसे बड़ी बात, पेरेंट्स को अब एक और परेशानी रहेगी और बच्चों को एक बहुत ज़्यादा परेशानी रहेगी कि भाई अब क्या करना है, हम लोगों को अपने 12th के बाद एक और एग्ज़ाम निकालना है। अब उसके लिए भी कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं आपको आगे एक चीज़ बताऊँगा, ठीक है, बस खाली ध्यान सुनना। तो यहाँ पे बताया गया भाई एक तो रिजर्वेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद जैसे कि मतलब और भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे कि नीट के एग्ज़ाम हो गए, ये भी अपने बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, वो सब यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट आप देख पाओगे। इसको लेकर तो काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी होती रहती है। तमिलनाडु का आप एग्जाम पे ले सकते हो। ठीक है, नीट को एग्जामिनेशन को लेकर क्या कंट्रोवर्सी हुई थी। उसके बाद इस वाले एग्जामिनेशन को हम लोग कैसे हैंडल करने वाले हैं, ये हमारे लिए एक चैलेंज होने वाला है। ठीक है, ये हमने देखा। उसके बाद बताया गया भाई जो चिंता वाली बात है ना, वो है क्वालिटी ऑफ द टेस्ट। ठीक है, क्वालिटी कैसे रहती है, जो एनटीए है वो कैसी क्वालिटी में इन टेस्ट को कंडक्ट करता है, ये यहाँ पर पूछा गया। उसके बाद मतलब क्वेश्चन उठाया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर इसको क्रिटिसाइज़ भी किया गया। क्यों? क्योंकि देखो होगा क्या, अब नई कोचिंग सेंटर्स खुल जाएंगे, अब नया कोर्स यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा। तो एक ट्रूथ बताऊँ, सच्चाई ये है कि मतलब जैसे ही CUT के बारे में चर्चा हो रही थी ना, मेरे पास भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ की साइड से बड़ी बड़ी कंपनीज़ यहाँ पर जो कि आज के टाइम पर स्टैंड है एजुकेशन सेक्टर में, उनकी तरफ से मेरे पास यहाँ पर मैसेजेस आते हैं कि CUT RIS का कोर्स आप लॉन्च करना चाहो तो हमारे साथ कर सकते हो। तो मतलब आप खुद यहाँ पर सोच सकते हो कि अभी यहाँ पर आया नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कोर्स पहले से लॉन्च हो रहे हैं, प्लस यहाँ पर कोचिंग्स पहले से ओपन हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो ये फैमिलीज़ के लिए और कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक सबसे ज़्यादा बर्डन वाला चीज़ देखने को मिलेगी। पेरेंट्स के ऊपर थोड़ा सा बर्डन और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा इस पूरे कोर्स की वजह से, ये हम लोग देख पाएंगे। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग यहाँ पर इसको काफ़ी अच्छे से समझ चुके हो क्या सिनेरियो देखने को मिलता है। ज़्यादातर इन्होंने CUET के बारे में समझाया, CUET क्या है मैंने आप लोग को डिटेल से यहाँ पर बता दिया है। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देन आते हैं पेज नंबर 13 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। यहाँ पे एक आर्टिकल है, देखो बूचा किलिंग्स के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। बूचा आपको जो यूक्रेन में देखने को मिलता है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की जान गई है और बोला जा रहा है कि भाई रशिया ने ये किलिंग्स करी हैं। तो इंडिया ने भी यहाँ पर निंदा करी है बूचा किलिंग्स की, इसकी आलोचना करी है और यहाँ पे बोला है कि बिल्कुल एक इंक्वायरी होनी चाहिए।
तो इंडिया ने यहाँ पर इसकी निंदा करी, और कैसे करी है तो यहाँ पर आप देख पाओगे पिक्चर में हमारे टीएस त्रिमूर्ति साहब हैं, जो कि इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ट्यूसडे में यहाँ पर इन्होंने बोला कि बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, आखिरकार हुआ क्या है, ये बूचा किलिंग्स हुई कैसे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया। लेकिन फिर भी एक इन्फॉर्मेशन और दी गई है, लेकिन हमने डायरेक्टली रशिया को ब्लेम नहीं किया है सिविलियन डेथ्स के लिए, लेकिन एक इंक्वायरी की डेफिनेटली मांग करी है और इसकी निंदा भी करी है। उसके साथ साथ बताया गया कि भाई यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखो बहुत सारे लोग, जहाँ मतलब ये ही आपको जो बूचा जगह है वो आपको यूक्रेन में देखने को मिलेगी, वहाँ पे बहुत सारे लोग मिले हैं जिनके हाथ वगैरह बंधे हैं, और प्लस उनको मतलब बहुत पास से मारा गया है, और बहुत सारी यहाँ पर बॉडीज़ मिली हैं। तो इसी को यहाँ पे बोला जा रहा है एक बूचा किलिंग देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद बताया गया जो यूक्रेन के आज के टाइम पर प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, जो वोलोदिमिर जेलेंस्की हैं, इन्होंने भी यहाँ पर बोला कि देखो बिल्कुल, इन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया, उन्होंने बोला कि बिल्कुल रशिया की साइड से की गई है, और जितने भी बूचा किलिंग्स हैं इसके लिए रशिया ही रिस्पॉन्सिबल है। फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पर कुछ वीडियोस वगैरह दिखाई जहाँ पर सिचुएशन और ज़्यादा बदतर दिखाई दे रही थी, ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया गया। हालांकि रशिया इसको डिनाई करता है, रशिया यहाँ पर बोलता है नहीं, हमारा काम यहाँ पर ये नहीं है, ठीक है। जो ये ट्यूसडे में मीटिंग हुई है तभी सारा डिस्कशन हुआ, और इस मीटिंग के दौरान जो हमारे त्रिमूर्ति साहब हैं, इन्होंने यहाँ पर एक तरीके से बोला है कि भाई जो एक तरीके से गारंटी प्रोवाइड करवाओ सेफ ऑफ पैसेज ह्यूमैनिटेरियन के, मतलब जो लोग हैं आज के टाइम पर फंसे हुए हैं उनको प्रॉपरली वहाँ से निकाला जाए, इसके ऊपर फोकस रखा जाए। रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, इनके इशू की वजह से आज के टाइम पर जो फूड हो गया, एनर्जी कॉस्ट हो गया, ये सब कुछ बढ़ता जा रहा है, और इसकी वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो पूरी तरह से सफ़र कर रही हैं। तो इनफैक्ट यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई की वजह से काफ़ी सारी चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पुअर कंट्रीज़ हैं, जिनकी इनकम ज़्यादा अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो सफ़र करती हुई नज़र आ रही हैं। क्लियर हुआ? तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे छोटे छोटे आर्टिकल्स और पब्लिश हैं, कुछ खास नहीं है, स्टेटमेंट वाइज चर्चा हो रही है। एक आर्टिकल ये है, जैसे कि यहाँ पर जैन साकी का कहना यह है कि जो इंडिया है उसको रशियन परचेज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी आपको पता होगा यूएस के जो डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं दलीप सिंह, ये इंडिया आए, इंडिया के ऊपर यहाँ पर फोकस किया। उन्होंने बोला कि नहीं, आपको यहाँ पर जो भी व्यापार है रशिया के साइड में नहीं करना चाहिए, ठीक है, इससे रशिया को बढ़ावा मिलेगा। और ऐसे यहाँ पर ये बोलती हैं कि बिल्कुल आज के टाइम पर इंडिया जो है स्पेशल डिस्काउंट पर रशिया से ऑयल परचेज़ कर रहा है, ट्रेड लगातार चल रहा है, ठीक है, अगर डॉलर नहीं तो रशिया रूबल में चल रहा है काम, तो इसकी वजह से यहाँ पर चीज़ें और बदतर हो सकती हैं, रशिया को बढ़ावा मिलेगा। सेम बातें यहाँ पर ये भी बोलती हुई नज़र आती हैं कि इंडिया को ये काम नहीं करना चाहिए। क्लियर हुआ? उसके बाद आते हैं हम लोग अपने पेज नंबर 14 के ऊपर, दैट इज़ बिजनेस सेक्शन। देखेंगे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। सबसे पहला आर्टिकल है, ये बकवास है, यहाँ पर आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पे आप देख पाओगे हर महीने डेटा बदलता रहता है। बताया गया फाडा के थ्रू यहाँ पर इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। फाडा मतलब है ये फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन, ठीक है। इन्होंने बोला कि भाई जो मार्च की रिटेल ऑटो सेल्स है, मतलब कि जो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर जो भी बिक्री हुई है उसके अंदर एक गिरावट देखने को मिली है 2.9% की, तो ये हमारे काम का नहीं है। इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर एक आर्टिकल, एक लौता आर्टिकल जो कि बहुत ज़बरदस्त है ना, वो ये है। यहाँ पर ये आप डायरेक्टली इकोनॉमी से रिलेट कर पाओगे डेफिनेटली, ठीक है। जीएस पेपर 3 के अंदर एम्प्लॉयमेंट का आपको टॉपिक देखने को मिलेगा, वहाँ से आप इसको रिलेट कर पाओगे। बोला गया जो रूरल इंडिया है, ठीक है, गाँव वाला इंडिया जो है, ये लगभग यहाँ पर क्रिएट करेगा 1.2 करोड़ के आसपास जॉब्स डेयरी सेक्टर के अंदर। जो हमारा दूध वाला सेक्टर है उसके अंदर यहाँ पर 30 जॉब्स क्रिएट की जाएंगी। रूरल इंडिया की बात करेंगे तो न्यू जॉब्स इतनी क्रिएट होती हुई आएंगी डेयरी सेक्टर के अंदर में आने वाले 10 सालों के अंदर, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। ये जो जॉब्स होंगी डेफिनेटली यहाँ पर आप कह सकते हो इससे बहुत सारा फ़ायदा देखने को मिलेगा। ये सारी बातें बताई गई हैं यहाँ पर एक तरीके से हमारे आर.एस. सोदी साहब के थ्रू। आर.एस. सोदी कौन है? ये एमडी हैं गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के, ठीक है। तो यहाँ पर अमूल के वो एक तरीके से आप कह सकते हो एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने यहाँ पर बोला कि भाई जो ये डेयरी सेक्टर है इसके अंदर पूरी पोटेंशियल है, पूरी एनर्जी है कि भाई बहुत सारे लोगों को ये नई जॉब्स दे सकता है। एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप को यहाँ पर ये इंक्रीज़ कर सकता है, ऐसे यहाँ पे बताया गया। उसके साथ साथ यहाँ पर काफ़ी सारी जो कंसर्न्स हैं उसको यहाँ पर टैकल कर सकता है, इनकम्स को सस्टेनेबल कर सकता है, फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सकता है, फार्मर्स को डेफिनेटली डेयरी सेक्टर से एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। हमारे देश का जो डेयरी सेक्टर है वो आने वाले 50 सालों के अंदर एक अल्टीमेट लेवल पर बढ़ सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी आसपास की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं यहाँ पर ये कहीं ना कहीं मिल्क शॉर्टेज फेस कर रही हैं, ठीक है। इन्होंने किया है तो इससे हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी सारा फ़ायदा हो सकता है हम लोगों को, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर बताया गया जो ये डेयरी सेक्टर है कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाएगा, लोगों के पास पैसा आ पाएगा, इनकम को जनरेट कर पाएगा, तो ये अपने आप में एक बेनिफिशियल रास्ता देखने को मिलता है।
अब डेयरी सेक्टर के बारे में कुछ फैक्चुअल डेटा है जो कि आपको प्रीलिम्स में यूज़ कर सकते हो, सॉरी प्रीलिम्स कह रहा हूँ, मेंस में यूज़ कर सकते हो, प्लस यहाँ पर प्रीलिम्स में डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। बात करें तो इस आर्टिकल को सिंपली मैं आपको बता ही चुका हूँ, एग्रीकल्चर और इकॉनमी से रिलेट कर सकते हो। और इसके अंदर बात करें तो इंडिया जो है दुनिया का एक लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है, हम लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध का प्रोडक्शन करते हैं। फिर उसके बाद बताया गया लगभग अगर हम लोग देखें मोर देन 22% यहाँ पर, मतलब दुनिया भर का जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हम लोग करें, 22% से भी ज़्यादा का प्रोडक्शन इंडिया से हो रहा है। प्लस एशिया का अगर हम लोग देखें टोटल मिल्क प्रोडक्शन तो उसमें से 57% यहाँ पर इंडिया की साइड से हो रहा है। जो ये मिल्क प्रोडक्शन है इंडिया का, ये लगभग ग्रो हुआ है, 17 मिलियन टन हुआ करता था 1951 में, और ये ग्रो होकर 187.7 मिलियन टन हो चुका है 2018-19 के अंदर, ये बताया गया। इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें, जो ये डेयरी है, डेयरी एक लौता यहाँ पर एग्री प्रोडक्ट है जिसके अंदर बताया गया 70 से 80% जो फाइनल मार्केट वैल्यू है वो यहाँ पर फार्मर्स के साथ में शेयर की जाती है। तो फार्मर्स को डेफिनेटली इनकम के अंदर एक बहुत बड़ी हेल्प मिलती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। उसके साथ साथ आप देख पाओगे फार्मर की लाइवलीहुड को इंप्रूव करेगा, जॉब्स क्रिएट करेगा, एग्रीकल्चर को एक सपोर्ट मिलेगा, प्लस लोगों के पास यहाँ पर पैसे आएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, पैसे आएंगे तो यहाँ पर हमारे कंट्री के अंदर जो फूड सिक्योरिटी वगैरह है वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। क्लियर हुआ? तो ये इन्फॉर्मेशन आती है। फिर उसके बाद लास्ट में बताया गया इस डेयरी सेक्टर में काफ़ी सारे चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं, परेशानियाँ देखने को मिलती हैं, जैसे कि प्रॉपर पैकेजिंग की यहाँ पर कमी रहती है हमारे पास। ठीक है, प्रॉपर लेबलिंग सिस्टम की कमी रहती है, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है। दूसरा, मार्केट इंटेलिजेंस की काफ़ी बड़ी कमी है। ठीक है, ताकि हम लोग यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स के माइंडसेट को अंडरस्टैंड कर पाएँ, तो उसकी चीज़ की काफ़ी कमी रहती है, इसकी वजह से डेयरी सेक्टर ग्रो नहीं कर पा रहा है। तीसरा, आप देख पाओगे ब्रांड बिल्डिंग की कमी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और चौथी कमी कोल्ड चेन, मतलब ट्रांसपोर्टेशन की। अगर हम लोगों को एक पर्टिकुलर एरिया से दूसरे पर्टिकुलर एरिया में ट्रांसपोर्ट करना है तो स्टोरेज की फैसिलिटीज़ वगैरह, कोल्ड चेन की फैसिलिटी वगैरह हम लोग को नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर कुछ कमियां हैं, इन कमियों के ऊपर अगर हम लोग काम कर लें तो डेफिनेटली डेयरी सेक्टर को हम लोग और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो डेयरी सेक्टर क्या है, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो ये हमारे कुछ आर्टिकल्स थे। आई होप आप लोग को सब कुछ क्लियर हो चुका है। इकॉनमी सेक्शन को भी हम लोगों ने कवर कर लिया है, प्लस ओवरऑल हमने पूरा न्यूज़पेपर कवर कर लिया, एडिटोरियल्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर हो चुके हैं ख़त्म। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। और आपका जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसका आंसर क्या, तो उसका आंसर जवाहरलाल नेहरू है, आप लोग ध्यान रखना। तो आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।